स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविन की पाठशाला पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 चपरासी पद के लिए। जो भी लोग फॉर्म भरे उनके लिए हिंदी का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैथ का तो मैं चल ही रहा हूँ लेकर, तो टेंशन नहीं लेना है। एक एक करके मैं सारा प्रैक्टिस सेट आपको खत्म करवा दूंगा द प्लेटफॉर्म के बुक से। उसके बाद में जो भी लोग बोले थे कि यूनिक पब्लिकेशन से आना चाहिए, तो उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और परीक्षा तक धुआंधार प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाए और आप परीक्षा में सफल हों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। याद रखेंगे, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। मतलब ये 4 वर्ड लिखा गया है, ये 4 वर्ड सब पढ़ने में एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन सही कौन लिखा गया है? तो उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, लिखा गया है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में आपको पता होगा कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। तो परिक्रमा को आप कैसे लिख सकते हैं? तो बोले आप परिक्रमा को हम परि प्लस क्रमा लिख सकते हैं। तो इसमें शब्द का पहले क्या ऐड हुआ? परि। इसका मतलब हुआ कि इसका उपसर्ग हो गया परि। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है कि एक दूसरे को देखकर जलना। देहाती में बोलते हैं जलना, और इसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखते हैं ईर्ष्या करना। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर हो गया बी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर लिखा गया है सुख चैन। सुख चैन का मतलब होता है सुख और चैन, और सुख और चैन कौन सा समास है? तो सुख और चैन है द्वंद्व समास। सुख और चैन कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। यहाँ लिखा गया है वन में, और इसमें जो कारक का यूज किया गया है वह कारक है अधिकरण कारक। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? तो चलो मतलब चलना। जब चलना हो जाएगा इसका मतलब कौन सा विशेषण हुआ? तो चलना एक क्रिया है, इसका मतलब हुआ क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब कौन सा वर्ड है इसमें शब्द जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं होगा? तो नभ का मतलब होता है आकाश, गगन। तो नभ पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पर्वत का, तो ये हो गया सही जवाब। बाकी जितना भी लिखा गया है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। और नेक्स्ट लिखा गया है शाखा का बहुवचन है। तो शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लिखा गया है 10 में कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि समान शब्द होना चाहिए, समान विचार वाले होना चाहिए, समान अर्थ वाले होना चाहिए। तो निपुण, निपुण का मतलब होता है कि जो उस काम में एकदम परफेक्ट हो, जिसमें से कोई गलती ना होता हो, तो उसको हम बोलते हैं निपुण। और निपुण का समानार्थी शब्द होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ। तो निपुण का समानार्थी शब्द याद रखेंगे अभिज्ञ। आगे लिखा गया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। लिखा गया परकीय, और परकीय का मतलब होता है दूसरे द्वारा किया गया। अब दूसरे द्वारा किया गया तो इसका विलोम क्या होगा? स्वयं किया गया, और स्वयं किया का मतलब होता है स्वकीय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वकीय। नेक्स्ट है मुहावरा मुंह में ठेपी देना। इस मुहावरे का कौन सा अर्थ है? तो मुंह में ठेपी देने का मतलब हुआ, इसको जब पढ़ेंगे तो बोलने की हिम्मत न होना, कुछ न बोलने देना, खूब बदनाम करना, दीनता प्रकट करना। लेकिन इसमें आंसर होगा कुछ न बोलने देना। मुंह में ठेपी देना मतलब कुछ नहीं बोलने देना। जबरदस्ती आप किसी को कुछ नहीं बोलने दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मुंह में आप उसको ठेपी दे रहे हैं, मतलब कुछ न बोलने देना। नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना। तो आपको पता है कि नमक मिर्च लगाना इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। नहीं, आगे लिखा गया 14 में हाथ मलते रह जाना। सबको पता है कि हाथ मलते रह जाना इसका मतलब होता है पछताना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही में अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। लिखा गया है जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? और जुगुप्सा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका दूसरा मीनिंग होता है घृणा, और जिसमें घृणा का भाव हो उसमें लगता है विभत्स रस। कौन सा रस लगता है? विभत्स रस लगता है। नेक्स्ट लिखा गया है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त। ग्रस्त का मतलब कि आपके देह पर वो चढ़ा हुआ है, इसका उल्टा मतलब हट गया, मतलब मुक्त हो गए आप। और 17 में लिखा गया है मूक का विपरीतार्थक शब्द बताए। मूक मतलब होता है एकदम मौन, नहीं बोलने वाला आदमी।
और इसका विपरीतार्थक होगा बचाल, मतलब बहुत बोलने वाला आदमी। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तिमिर का विपरीतार्थक शब्द होता है अलोभ। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द बताइए। तो प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। तो अब चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन है 20वें कि सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। सामान्य का मतलब होता है जनरल, और जो चीज जनरल होता है उसको हम देहाती में क्या बोलते हैं, उसका उल्टा क्या बोलते हैं? खास। तो जनरल का उल्टा होता है खास, और खास को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट। तो सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या कहलाएगा? विशिष्ट कहलाएगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई चीज आपको पसंद आ जाना। इसका मतलब होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट या लालसा रखना। नेक्स्ट है उठ जाना। तो उठ जाना का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि धरती से ऊपर उठना, यानी कि पूरे ऊपर उठ जाना, ठीक ना, फिर दोबारा नीचे लौट के नहीं आना, यानी कि मर जाना। तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ हो गया मर जाना। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए लिखा गया कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जब कोई वर्ड बार बार रिपीट करता हो, जब कोई वर्ड या शब्द बार बार रिपीट करता हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले, जैसे ये कनक रिपीट कर रहा है कनक कनक, तो इस कनक का पहला कनक का मतलब यहाँ पे होगा सोना, और दूसरा का मतलब होता है धतूरा। तब आपको पता चल गया कि जब शब्द रिपीट करेगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो इसमें जो अलंकार लगता है वह लगता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। नेक्स्ट है 24, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां पे कौन होता है, मतलब क्या होता है? श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार होता है, हास्य होता है। तो यहाँ आंसर होगा संयोग श्रृंगार। जब दो आदमी मिलता है नायक नायिका तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। अगला स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण आजन्म नहीं है। मतलब आजन्म जो है यह अव्ययी भाव समास है, जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट है आपका 28 का रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है श्लेष अलंकार। अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। 30 से 34 तक का सवाल का आंसर इसी में से देना है, यानी कि गद्यांश लिखा गया है, इसको पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। तो इतना हम टाइम खर्च नहीं करते हुए मैं आप पर ये काम सौंप देता हूं, और आपको क्या करना है कि इसको पढ़ने के बाद आंसर करना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो मैं लास्ट में जितने भी गद्यांश होगा सबका मैं बारी बारी से एकदम सोल्यूशन आपको मैं बढ़िया तरीका से बता दूंगा। तो आज के लिए हिंदी में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए विदा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।